तो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी को हिंदी पढ़ाने के लिए आया हूं। हिंदी में आज सबसे पहले मैं आप सभी को संक्षेपण पढ़ाऊंगा। संक्षेपण आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर के पूछे जाते हैं। ये बात हमेशा आप ध्यान में रख लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में 4 नंबर का संक्षेपण आएगा। बिहार बोर्ड में आपको 2 संक्षेपण देगा। दोनों में से किसी एक संक्षेपण को आपको बनाना रहेगा। ठीक है, तो 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा है कि नहीं। 4 नंबर होता है तो काफ़ी ज़्यादा नंबर है। तो हमें संक्षेपण को इस प्रकार पढ़ना है कि 4 में 4 लेकर के आना है। और ये जो संक्षेपण मैं आपको पढ़ाऊंगा एकदम विस्तृत पढ़ाऊंगा, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। शॉर्टकट मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए हम लोग संक्षेपण को पढ़ना प्रारंभ करते हैं। कॉपी पेन सभी बच्चे निकाल लीजिए। ठीक है, और अपने कॉपी में सबसे पहली बात संक्षेपण शीर्षक दीजिए। जिस प्रकार मैंने यहाँ पर संक्षेपण शीर्षक दिया है, आप भी संक्षेपण शीर्षक दीजिए। दे दिए। अब हमें जानना है कि आखिर संक्षेपण क्या होता है। तो प्यारे बच्चों देखिए, संक्षेपण का यूं तो मतलब होता है संक्षिप्त करना। संक्षिप्त मतलब छोटा करना। सभी बच्चे जानते होंगे संक्षेपण का मतलब होता है छोटा करना। लेकिन छोटा तो करना है, अब कितना छोटा करना है इसके तो बारे में हमें जानकारी नहीं है। किस प्रकार छोटा करना है इसके तो बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो संक्षेपण में तो हमें यही तो पढ़ना है कि किस प्रकार हम छोटा करेंगे, कितना छोटा करेंगे। ठीक है, किस प्रकार संक्षेपित करेंगे, इन सभी पॉइंटों को हम लोग संक्षेपण में देखेंगे। यदि आप लिखना चाहते हैं कि संक्षेपण क्या होता है तो आप अपने कॉपी में नोट करके कुछ इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। ठीक है, किसी भाषा को, यानी कोई भी भाषा, ठीक है, किसी भाषा को संक्षिप्त रूप में सहज भाषा, यानी पूरे सहजता से सरल भाषा, ठीक है, सहज भाषा में प्रस्तुत करना ही संक्षेपण कहलाता है। आप चाहे तो इसे आप नोट करके लिख सकते हैं। ठीक है, कोई भी भाषा होगा, बड़े ही सहजता से उसको संक्षिप्त करना ही संक्षेपण आपको कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक तो प्यारे बच्चों समझने में कोई आपको दिक्कत नहीं है। अब जो संक्षेपण जो होता है प्यारे बच्चों, ये 2 प्रकार का होता है। शायद आपको कोई टीचर नहीं बताएगा कि संक्षेपण 2 प्रकार का होता है, लेकिन वास्तविक में संक्षेपण 2 प्रकार का होता है। ठीक है, सबसे जो पहला प्रकार निकल करके आता है धारा प्रवाह संक्षेपण। कौन सा संक्षेपण? धारा प्रवाह संक्षेपण। यह संक्षेपण का आपका पहला प्रकार हो जाता है। ठीक है प्यारे बच्चों, दूसरा आपको हो जाता है सारणी संक्षेपण। कौन सा संक्षेपण? सारणी संक्षेपण। यह आपका दूसरा प्रकार हो जाता है। आपके एग्जाम में कभी भी सारणी संक्षेपण नहीं पूछेगा। ये जो सारणी जो संक्षेपण होता है प्यारे बच्चों, वह आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा। फिर आपके एग्जाम में क्या पूछेगा? तो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा धारा प्रवाह संक्षेपण से प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। इसलिए ज़्यादातर जो टीचर जो होते हैं डायरेक्टली धारा प्रवाह संक्षेपण को ही बताना वह आपको प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, विस्तृत पढ़ाऊँगा, हर एक पॉइंट लेकर के आप सभी को मैं पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे धारा प्रवाह संक्षेपण। धारा प्रवाह संक्षेपण में क्या होता है कि जो हमें लिखित दिया जाता है या जो भी आपका गद्यांश होता है, गद्यांश के अंतर्गत आप सभी को जानते हैं या तो निबंध होगा, या तो भाषण होगा, या तो कहानी होगा। ठीक है, तो जो हमें दिया जाएगा उसका संक्षेपण हम भाषा के ही आधार पर करेंगे। ठीक है, यानी उसका जो संक्षेपण होगा वो शब्दों में ही होगा। अर्थात एक जो कहानी जो हमें शब्दों के माध्यम से दिया गया है, वाक्यों के माध्यम से दिया गया है, धारा प्रवाह में हम उसका संक्षेपण भी वाक्यों के ही माध्यम से करेंगे। ठीक है, जबकि जो आपका सारणी संक्षेपण होता है तो जो भी हमें गद्यांश दिया जाता है उसका संक्षेपण सारणी के माध्यम से आपको किया जाता है। जैसे मान के चलिए आप घर में
घर का जो राशन है आप मंथ में एक बार लाते हैं, तो उसके लिए आप संक्षेपित करते हैं कि नहीं करते? करते हैं। एक तालिका बनाते हैं, चावल 25 किलो, दाल 5 किलो, नमक 5 किलो, बेसन 6 किलो, तो सारणी हो गया। ये भी एक प्रकार का संक्षेपण है। तो यह आपका हो गया सारणी संक्षेपण। क्योंकि सारणी संक्षेपण आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, इसलिए सारणी संक्षेपण का ज़्यादा हम जिक्र नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ धारा प्रवाह संक्षेपण का जिक्र करेंगे। यदि आप कॉपी में नोट करके लिखना चाहते हैं कि धारा प्रवाह संक्षेपण क्या होता है, तो आप कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है, धारा प्रवाह संक्षेपण, इसमें किसी मुद्रित, लिखित अथवा कथित विषय में, ठीक है प्यारे बच्चों, कथित विषय में दी गई सामग्री को क्रमशः व्यवस्थित रूप से, किस रूप से प्यारे बच्चों? व्यवस्थित रूप में, ठीक है, व्यवस्थित रूप में संक्षेपित किया जाता है। क्या किया जाता है? संक्षेपित किया जाता है, यानी क्रम से, व्यवस्थित रूप से, जिससे पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगे। सिंपल सी बात है। सारणी संक्षेपण, यदि मैं सारणी संक्षेपण की मैं बात करूं, दी गई सामग्री, अब दी गई सामग्री का, जैसे मुद्रित, लिखित, कथित विषय, यानी जो भी दिया गया सामग्री है, उस सामग्री को तालिका के रूप में संक्षेपित किया जाता है। किस रूप में संक्षेपित किया जाएगा प्यारे बच्चों? तालिका के रूप में संक्षेपित किया जाएगा। ठीक है, तो सारणी संक्षेपण हमें नहीं पढ़ना है, इसलिए मैं आप सभी को सारणी संक्षेपण नहीं पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे नहीं जाते हैं। आपके एग्जाम में क्या पूछे जाएंगे? धारा प्रवाह संक्षेपण। इसलिए आगे मैं आपको जो पॉइंट बताऊंगा वो मैं किसका पॉइंट बताऊंगा? धारा प्रवाह संक्षेपण का। अब धारा प्रवाह संक्षेपण को बनाने के लिए कुछ तो नियम होंगे, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? संक्षेपण बनाने के नियम। ठीक है, फिर संक्षेपण का तो अपना कोई विशेषता होगा कि नहीं होगा प्यारे बच्चों? बिल्कुल होगा। तो संक्षेपण का हम लोग फिर विशेषता देखेंगे। फिर संक्षेपण हम किस प्रकार बनाएंगे, किस प्रकार बनाएंगे वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मैं उसके बाद एक मैं एग्जाम्पल लूँगा, वो भी ऐसा एग्जाम्पल जो कि आपके बिहार बोर्ड में पूछा गया है, उस संक्षेपण को मैं लूँगा और आज ही बना करके आपको संक्षेपण इतना अच्छा कर दूंगा कि आप देख करके संक्षेपण बड़े ही सरलतापूर्वक आप बना दीजिएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैं व्हाइट बोर्ड को मैं साफ करता हूं ताकि आगे का पॉइंट में अच्छे रूप से मैं लिख सकूं। ठीक है, चलिए एक मिनट थोड़ा सा। अब जो पॉइंट आपका बनेगा संक्षेपण के नियम, ठीक है, एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको कर देता हूं। संक्षेपण के नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले संक्षेपण का नियम आपको क्या है? देखिए, जब आपको संक्षेपण दिया जाए, ठीक है, जब आपको दिया जाएगा जो भी संक्षेपण, जिस प्रकार देखिए आप यहाँ आप दे सकते हैं, यहाँ संक्षेपण आपको प्यारे बच्चों लिखा हुआ है। पहला देखिए यहाँ पर संक्षेपण इस प्रकार का कहानी टाइप का है कि नहीं है, तो आप क्या करिएगा कि सबसे पहले इसको ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। पहला काम क्या है? ध्यानपूर्वक पढ़ना, यानी इतना ध्यान से पढ़िएगा कि हर वाक्य को आप तोड़ करके समझ जाए, हर शब्दों को आप समझ पाएं, और इस प्रकार पढ़िएगा कि वह संक्षेपण क्या कहना चाह रहा है, किसके विषय में कहना चाह रहा है, उनके भाव को आपको पता चल जाए। यानी संक्षेपण का क्या भाव है ये आपको पता हो जाना चाहिए। संक्षेपण किस बारे में कह रहा है यह आपको पता हो जाना चाहिए। ये आपका पहला नियम है कि ध्यान पूर्वक पढ़ें तथा उनके भावों को समझें, और जब तक भाव नहीं समझिएगा तब तक आप पढ़ते रहिएगा, चाहे इसके लिए आप एक बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले या 3 बार ही क्यों ना पढ़ ले। सामान्यतः संक्षेपण में कहा जाता है, क्या कहा जाता है
कि दी गई संक्षेपण को कम से कम 2 बार पढ़े, यानी ध्यानपूर्वक कम से कम कितने बार पढ़े, कम से कम 2 बार पढ़ना चाहिए, तभी जाकर के सामान्य रूप से संक्षेपण समझ में आपको आता है। ठीक है, तो संक्षेपण का पहला नियम आप सभी को अपने कॉपी में प्यारे बच्चों लिखिएगा। ठीक है, सर्वप्रथम मूल गद्यांश। अब देखिए गद्यांश के अंतर्गत क्या क्या आता है, कहानी हो सकता है, भाषण हो सकता है, निबंध हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम मूल गद्यांश, जो गद्यांश आपको दिया गया है को ध्यानपूर्वक, ठीक है, ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना। ठीक है, समझ गए। सर्वप्रथम मूल गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसका भावार्थ समझना, ये पहला नियम हो गया कि बाबू गद्यांश को अच्छे से पढ़ना है और उसका भावार्थ को समझ जाना है। इसके लिए आप 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, वो आप पर डिपेंड करता है कि कितने बार में आप गद्यांश को समझ पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा जो नियम आपका है, जो भी गद्यांश में मूल बात दी गई है, जो मूल शब्द है उस शब्द को अंडरलाइन कर दीजिएगा। जो मुख्य वाक्य है उसको अंडरलाइन कर दीजिएगा, यानी रेखांकित कर दीजिएगा, जिससे जब आप सारांश जब बनाइएगा तो आपको ध्यान में चले आएगा कि यह मूल शब्द है, यह मूल वाक्य है। उन वाक्यों को तो सारांश में तो देना ही पड़ेगा। मूल वाक्य को आप सारांश में छोड़ तो नहीं सकते, उसको तो देना ही पड़ेगा। इसलिए मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें, शब्दों, वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। ये आपका दूसरा नियम हो गया। ठीक है, मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें कोमा शब्दों कोमा वाक्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। समझ गए। मूल गद्यांश की महत्वपूर्ण बातें, जो भी महत्वपूर्ण बात है बाबू उसको रेखांकित कर लेना, यानी अंडरलाइन टिक मार देना। मूल शब्दों को अंडरलाइन टिक मार देना, मूल वाक्यों को अंडरलाइन टिक कर देना, क्योंकि जब सारांश बनाइएगा तो इनको छोड़ना नहीं है, इसलिए टिक मार देना है। ठीक है। तीसरा जो पॉइंट निकल करके आता है, आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। किस भाषा में लिखना चाहिए? अपनी भाषा में। अर्थात मूल शब्द, वाक्य, बातें को लेकर के अपना भाषा में लिखना है। किस भाषा में लिखना है? तो प्यारे बच्चों अपना भाषा में आपको लिखना है। ठीक है। तो आवश्यक और प्रमुख विचारों का चयन करने के बाद उन्हें अपनी भाषा में लिखना चाहिए। भाषा में
लिखना चाहिए। ठीक है, तो संक्षेपण के मुख्य रूप से प्यारे बच्चों कितना नियम हो गया? तो संक्षेपण का मुख्य रूप से प्यारे बच्चों 3 नियम हो गया। सभी बच्चे कॉपी में नोट करके लिख लिए हैं। अब हम नेक्स्ट जो पॉइंट देखेंगे, संक्षेपण का विशेषता। आखिर संक्षेपण का विशेषता क्या है? तो जब हम संक्षेपण का विशेषता देख लेंगे, फिर हम उसके बाद संक्षेपण बनाना जानेंगे कि आखिर संक्षेपण को किस प्रकार बनाना चाहिए। बहुत सारे टीचर आपको डायरेक्टली बनाने के लिए बोल देगा, बाबू रे कुछ नहीं करना है, जो दिया गया है बस अच्छे से पढ़ लो, जितना शब्द है शब्द को गिन लो, गिन करके 3 से भागा दे दो और उसके बाद लिख दो, हो गया संक्षेपण। तो ऐसे में बाबू काम नहीं चलता, ऐसे में अशुद्धि आ जाता है। ठीक है, 4 में 4 अंक आपको नहीं प्राप्त होंगे। यदि 4 में 4 लाना चाहते हैं तो अच्छे से पढ़िए। ठीक है, शॉर्टकट पे नहीं जाइए, शॉर्टकट हमेशा काम नहीं आता है। शॉर्टकट आपको शिखर पर लेकर के नहीं लेकर के जाएगा। ठीक है, अब आपका जो पॉइंट है संक्षेपण की विशेषताएं, लिखिए आप सभी कोई। संक्षेपण की विशेषताएं, संक्षेपण की विशेषताएं। अब संक्षेपण का प्यारे बच्चों देखिए, पहला विशेषता यह है कि जो गद्यांश दिया गया है उस गद्यांश का 1/3 आपको लिखना है। कितना तिहाई? तो 1/3 भाग लिखना है। ठीक है, समझ गए? तो चलिए पॉइंट को, पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं। संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए। 1/3 खोने का मतलब है, जैसे मान के चलिए ये गद्यांश दिया गया, एक कहानी। तो कहानी में मान के चलिए क्या करना, गद्यांश में जितना भी वर्ड है उस वर्ड को गिन लेना। क्या करना? गिन लेना है। मान लो कि आपने गिना, गिनने के बाद यह पता चला कि पूरा का पूरा गद्यांश, ठीक है, पूरा का पूरा गद्यांश कितने शब्द का है? तो प्यारे प्यारे बच्चों, पूरा का पूरा शब्द यानी कुल शब्द हो जाएगा। कुल शब्द है 120। कितना है? 120। अब 120 शब्द का 1/3 निकालना काफ़ी कठिन हो जाता है। मैथमेटिक्स आप जब करिएगा, गणित बनेगा, काफ़ी कठिन हो जाएगा। तो शॉर्टकट में हम यह अपनाएंगे कि जितना शब्द है उसको हम 3 से भागा कर देंगे। किससे भागा कर देंगे? 3 से। अब 3 से जब हम भागा कर देंगे ना, तो उसका 1/3 हमको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब 3 से भागा करिए तो प्यारे बच्चों 3 चौके 12। ठीक है, तो मेरा कितना शब्द आपको आ गया? तो प्यारे बच्चों 40 शब्द मेरा आपको आ गया। ठीक है, कितना आ गया? 40 शब्द। अर्थात यानी कुल शब्द 120 था, 3 से भागा कर दिए तो 1/3 कितना शब्द निकला? 1/3 40 शब्द निकला। अर्थात आपको जो संक्षेपण बनाना है, संक्षेपण कितने शब्द में बनाना है? तो प्यारे बच्चों 40 शब्द में आपको बनाना है। यदि 40 का 40 शब्द में आप लिख देते हैं तो वह अति उत्तम संक्षेपण माना जाएगा। अति उत्तम संक्षेपण प्यारे बच्चों माना जाएगा, यानी बेहतरीन। अब 120 शब्द में गद्यांश दे दिया, निकला 1/3 कितना? 40। 40 का 40 शब्द में लिखें तो अति उत्तम माना जाएगा। लेकिन जरूरी नहीं कि आपका कांटा 40 पर ही अटके,
हो सकता है कि आपका कांटा 39 पर अटक सकता है, 41 पर अटक सकता है, फिर तो आप तो उसको काटिएगा नहीं। तो ऐसे में प्यारे बच्चों देखिए, कहा जाता है कि 40 शब्द से आप अधिकतम 5 ज़्यादा लिख सकते हैं और 40 शब्द से 5 शब्द कम लिख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए, आपको 35 से लेकर के 35 शब्द से लेकर के 45 शब्द के बीच में, ठीक है, 35 शब्द से लेकर के 45 शब्द के बीच में आपको क्या करना है, तो प्यारे बच्चों संक्षेपण को बनाना है। कोशिश करिएगा कि 40 शब्द में आप संक्षेपण बना ले। 40 शब्द में बनाइएगा तो 4 में 4 नंबर अवश्य रूप से आपको दे देगा, ठीक है। तो 40 अति उत्तम माना जाता है। यदि आप 42 तक जवाब देते हैं या फिर 42 तक शब्द रहे या मान के चलो 38 तक रहे, ये भी अच्छा बेहतर माना, ये भी अच्छा माना जाता है। लेकिन 35 पर यदि अटक जाता है या 45 पर अटक जाता है तो नंबर तो दे देगा, लेकिन ठीक ठाक आपको रहता है, यानी मीडियम में आपको रहता है। उतना बेहतर संक्षेपण को नहीं माना जाएगा, ठीक है। बेहतर माना जाएगा जब आप लगभग 40 के इर्द गिर्द आप जवाब दें। कोशिश करिएगा 39 से लेकर के 41 शब्द के बीच में जवाब दीजिएगा तो अति उत्तम आपको संक्षेपण माना जाएगा। यूं आप 35 से 45 के बीच में आप दे सकते हैं, देने के लिए आप दे सकते हैं, लेकिन अति उत्तम 39 से 41 ही माना जाएगा। 40 हो गया तब तो बेहतरीन हो जाएगा, ठीक है। तो संक्षेपण सामान्यतः मूल गद्यांश का 1/3 होना चाहिए, ठीक है। इसको प्यारे बच्चों आप समझ गए। अब दूसरा जो पॉइंट आपका है, संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए। जो व्याकरण संबंधी गलती है नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर लोग जैसे अनेक को अनेकों लिखता है, जैसे राम के अनेकों नाम है तो राम का अनेक नाम, अरे भाई अनेक खुद क्या है, बहुवचन है। अभी बहुवचन में आप ये अनेकों बनाइएगा तो आपका व्याकरण अशुद्ध हो गया। तो इस प्रकार के छोटी छोटी गलती आपको नहीं करना है, ठीक है। तो दूसरा आपका हो गया, 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मैं चार्ज में लगाना भूल गया कैमरा को। चलिए ठीक है। दूसरा पॉइंट है, संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। संक्षेपण में व्याकरण संबंधी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है। व्याकरण संबंधी कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तीसरा, संक्षेपण में रस, छंद, अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं करना है। जो रस हो गया, छंद हो गया, अलंकार है, उनका प्रयोग नहीं करना है, कदापि आपको नहीं करना है। ये बात हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये संक्षेपण का पहला विशेषता है, इसमें अलंकार का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है। छंद का प्रयोग नहीं होता है। संक्षेपण में रस, कोमा छंद, कोमा अलंकार, विशेषण आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, ठीक है। चौथा पॉइंट, संक्षेपण में वाक्यों का दोहराव नहीं होना चाहिए। जो वाक्यों का दोहराना है, बहुत सारे बच्चे वाक्यों को दोहरा देते हैं, तो यह दोहराव नहीं होना चाहिए, ठीक है।
संक्षेपण में वाक्य का दोहराव नहीं होना चाहिए। ठीक है, जो वाक्य का दोहराव है, दोहराव नहीं होना चाहिए, ये तो समझ ही गए होंगे। और लास्ट जो आपका पॉइंट है, संक्षेपण सीधी, सरल और सहज तथा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। यानी संक्षेपण एकदम सीधा सीधा, सरल और स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। ठीक है, संक्षेपण सीधी, कोमा सरल, कोमा सहज तथा स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका 5 पॉइंट है, 5 पॉइंट संक्षेपण की विशेषता होगी। क्या होगी? तो प्यारे बच्चों, संक्षेपण की विशेषता। अब हम देखेंगे कि आखिर संक्षेपण को बनाना कैसे है। संक्षेपण को प्यारे बच्चों बनाना कैसे है, तो देखिए, संक्षेपण को बनाने के लिए सबसे पहला हम आपको ये भी पॉइंट लिख ही देते हैं। ठीक है, पहला देखिए, बनाने का पहला नियम, संक्षेपण को कम से कम 2 बार पढ़ो। पढ़ने के बाद उसका भावार्थ समझो। समझने के बाद एक सटीक शीर्षक खोजो। पहला काम, सटीक शीर्षक। सटीक शीर्षक खोजने के बाद सटीक शीर्षक आपको लिखना है। सटीक शीर्षक लिखने के बाद फिर क्या करना है? 1/3 भाग में सारांश को बनाना है। बनाने के बाद बगल में लिख देना है कुल शब्द इतना और संक्षेपित शब्द इतना। ठीक है, फिर जाकर के आपका जो सारांश है, सारांश बन करके तैयार हो जाएगा। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टली एक एग्जाम्पल में लेता हूं और मैं आपके सामने बनवाता हूं। ठीक है, तो यदि संक्षेपण को किस प्रकार बनाया जाए तो आप नोट कर लीजिएगा। पहला 2 से 3 बार पढ़ें, दूसरा भावार्थ को समझे, तीसरा सटीक शीर्षक खोजें। बस यही पॉइंट मेन पॉइंट है, सटीक शीर्षक खोजें और सर्वप्रथम शीर्षक दें। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं संक्षेपण लेता हूं, यानी गद्यांश लेता हूं और मैं आपके सामने बनाना प्रारंभ करता हूं। ठीक है, आपके सामने मैं आपको बनवाऊंगा। चलिए, ऊपर में भी ये इसको मैं मिटा देता हूं। सबसे छोटा वाला ये बिहार बोर्ड का आपका सारांश है। ठीक है, बिहार बोर्ड में यह पूछा गया है, हमें अंग्रेजी से कोई गिला शिकवा नहीं है। थोड़ा सा हमको लिखना पड़ जाएगा, गरीब टीचर है, डिजिटल बोर्ड है नहीं मेरे पास। ठीक है, तो आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर लीजिएगा। हमें अंग्रेजी से गीला, आप सभी को भी कॉपी में नोट करिएगा, गीला शिकवा नहीं है, नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी में प्रभुसत्ता है, अंग्रेजी की प्रभुता है, अंग्रेजी की प्रभुता है। ठीक है, प्रभुता हम हिंदी को भी नहीं देना चाहिए, अंग्रेजी की प्रभुता से है। ठीक है, अंग्रेजी की प्रभुता से है, हमें अंग्रेजी से गिला शिकवा नहीं है, अंग्रेजी की प्रभुता से है। ठीक है, प्रभुता हम हिंदी को भी नहीं देना चाहते, प्रभुता हम हिंदी को भी नहीं देना
चाहते उसे एक विशेष प्रयोजन के लिए, उसे एक विशेष प्रयोजन के लिए संपर्क भाषा के रूप में, संपर्क भाषा के रूप में स्वीकार करते हैं, स्वीकार करते हैं। ठीक है। पर किसी दूसरी भारतीय भाषा को कुचलकर दबाकर या उसके हितों की अनदेखी कर नहीं। ठीक है। उसके बाद है राज्य विशेष में, 2 लाइन और है। राज्य विशेष में उसके दैनिक व्यवहार के लिए, उसके दैनिक व्यवहार के लिए उसी की भाषा उत्तम है, उसी की भाषा उत्तम है। ठीक है। वहाँ हिंदी को दखल नहीं देना, वहाँ हिंदी को दखल नहीं देना, पूर्ण विराम। देश के स्वभाव और आवश्यकता के लिए हिंदी अपरिहार्य है। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, थोड़ा समय, पूरा गर्मी है एकदम, टाइम था मैं देख लेता हूँ। ठीक, सब दिख रहा है, ऊपर में दिख रहा है कि नहीं? चलिए, तो देखिए, आपको एक गद्यांश आपको दे दिया गया है। इसी प्रकार आपके एग्जाम में गद्यांश देगा, 2 को देगा, एक ये ए करके, एक बी करके, तो दोनों में से कोई एक बनाना है। तो यहां पर सिंपल सा मैं एक गद्यांश दिया हुआ हूं, इसको मैं क्या करूंगा, मैं गद्यांश को मैं बनाऊंगा। ठीक है। सबसे पहला काम क्या करना है? पहला काम कुल शब्द आपको शब्द गिन लेना है कि आखिर कितना शब्द का है, सबसे पहले क्या कर लेना है? तो प्यारे बच्चों, शब्दों को गिन लेना है। ठीक है। तो देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78। कुल शब्द कितना हो गया? 78। ऐसा लिख दीजिएगा, क्योंकि बिहार बोर्ड का जो टीचर जो कॉपी जो चेक करता है, एकदम क्या पता कभी कभी मतलब कि उतना ठीक से चेक नहीं करता है। तो यदि आप लिख देंगे कुल शब्द इतना है, बिहार बोर्ड के टीचर को आसान हो जाएगा। ओहो हो, 78 शब्द में, यानी बच्चा गिना है 78 शब्द का है। फिर 78 शब्द का है तो आपको बनाना है, तो बनाने के लिए आपको क्या करना है? 3 से तो भागा देना है। तो आप बाबू 78 को 3 से भागा दो। 3 दूना क्या होता है? 6 होता है, ठीक है, 1। उसके बाद 3 तिया 3 का 3, 3 दूना 6, फिर मेरा 1 आ गया, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 चौक 18 कट गया। यानी कितना शब्द निकला? 18। यानी संक्षेपित शब्द कितना होगा? 26। अर्थात 26 शब्द में आपको जवाब देना है। तो इसके लिए आपको लिखना क्या है? आपका प्रयुक्त शब्द, ठीक है, प्रयुक्त शब्द कितना है? 26। अर्थात आपको 26 शब्द में क्या करना है? तो जवाब देना है। समझ गए? समझ गए? ये इतना लिख ही देना है, कुल शब्द इतना, प्रयुक्त शब्द इतना, इतना शब्द में जवाब देना है। फिर आप लिखिएगा संक्षेपित शब्द, संक्षेपित शब्द, यानी कि आप कितने शब्द में जवाब दिए ये भी लिख दीजिएगा। अब इससे होगा क्या कि यदि कोई टीचर आपको उतना नहीं भी पढ़ता है तो देख लेगा कि बच्चा इतना कुल शब्द गद्यांश का इतना है, इतना में क्या करना है? तो लिखना है, तो इतना में लिखा है, तो वो 4 में 4 नंबर आपको बैठा देगा, ठीक है। तो शब्द गिनने का तो कहानी तो खत्म हो गया, इसको साइड में आपको लिख देना है। अब सबसे पहला काम क्या? ध्यानपूर्वक पढ़ो, एकदम सब बच्चा ध्यानपूर्वक पढ़ो। 1 बार 2 बार पढ़ लो। पढ़ लिया। अब इस गद्यांश को समझो कि यह गद्यांश कहना क्या चाहता है। यह गद्यांश हिंदी भाषा के बारे में कहना चाहता है कि नहीं कहना चाहता? कहना चाहता है, ठीक है। हमें अंग्रेजी से कोई गिला शिकवा नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर के यह जो है क्या कहना चाहता है? तो हिंदी भाषा के, और हिंदी भाषा के महत्व के बारे में बताता है। किसके बारे में? हिंदी भाषा के महत्व। इसलिए बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखिएगा? शीर्षक क्या लिखिएगा? तो पहले बच्चों शीर्षक, ठीक है। सॉरी, शीर्षक कैसे होगा? शीर्षक, तो इसका शीर्षक क्या होगा? हिंदी का महत्व होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो शीर्षक आप इस प्रकार से लिखिएगा, हिंदी का महत्व, ठीक है। तो हिंदी का महत्व, ये मेरा क्या हो गया? शीर्षक। वो भी शीर्षक खोजना है, सटीक शीर्षक। अब शीर्षक सबका अलग अलग भी आपको हो सकता है। कोई लिखेगा हिंदी का महत्व, ठीक है, या कोई लिखेगा हिंदी भाषा का योगदान, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शीर्षक ऐसा होना चाहिए जो इस गद्यांश पर सूट कर जाए, यानी इस गद्यांश के अकॉर्डिंग होना चाहिए, सटीक होना चाहिए। तो इसलिए संक्षेपण करने के लिए सबसे ऊपर में हम लोग लिखेंगे उत्तर, सबसे पहले लिखेंगे शीर्षक, हिंदी भाषा का महत्व। फिर हम, चूंकि हमको 26 भाषा में क्या करना है? तो जवाब देना है, तो हम क्या करते हैं? तो जवाब देते हैं, ठीक है। तो शॉर्टकट में डायरेक्टली हम आपको बना देते हैं। तो देखिए, मैंने यहां पर जवाब दिया है, क्या जवाब दिया है, ठीक है। भारत में देसी भाषा हिंदी का महत्व होना चाहिए, ठीक है। अंग्रेजी एक विदेशी भाषा नहीं, अंग्रेजी एक विदेशी
भाषा का नहीं पूर्ण विराम, राज्यों की भाषा का दैनिक व्यवहार के लिए प्रयोग उत्तम है। ठीक है, तो इस प्रकार देखिए प्यारे बच्चों कितना हो जाता है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 पुर गया। ठीक है, तो देखिए 26 में कहा गया, मैंने क्या लिखा, मैंने आपको 26 में लिखा, इसलिए 26 भाषा में लिखना था, मैंने 26 का 26 में लिखा, इसलिए यह जो मेरा संक्षेपण है अति उत्तम कहलाया। क्या कहलाया? अति उत्तम। इतना करने के बाद फिर हम नीचे में यहां पर लिख देंगे, नीचे में लिख देंगे कुल शब्द बराबर कितना 78, उसके बाद प्रयुक्त शब्द कितना 26, यानी 26 में बनाना था, फिर हमने संक्षेपित कितना किया 26 में किया। यदि मान के चलिए यदि हमको संक्षेपण करने में 25 शब्द आता है, कितना शब्द आता है 25, तब हम यहाँ क्या लिखेंगे 25। ठीक है, तो 25 भी आया फिर भी आपका सही है, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ये 26 का है, तो 26 का है तो आप कोशिश करिएगा आप 3 ही लेकर के चलिए। ठीक है, 3 लेकर के चलिए, तो आपको 23 से लेकर के आप 29 शब्द के बीच में आपको लिखना है। 23 से लेकर के 29 शब्द के बीच में यदि आप लिखते हैं तो फिर आपका जो संक्षेपण है अति उत्तम आपको हो जाएगा। ठीक है, तो हालांकि ये तो बिहार बोर्ड का सबसे छोटा वाला संक्षेपण मैंने आपको उठाया था, इसलिए थोड़ा सा आपको हो सकता है कि ये समझ में आपको नहीं आया हो ये गद्यांश, क्योंकि मैंने छोटा लिया था ताकि बोर्ड पर लिखने में कम समय लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको क्या करूंगा, आपको लैपटॉप पर आपको मैं समझाऊंगा। अच्छा मैं क्या करूंगा, सारा अच्छा मैं आपको क्या करूंगा, संक्षेपण लेकर के है ना आऊँगा, फिर मैं आपको बनाऊंगा और आपका रिवीजन करवाऊंगा। तो नेक्स्ट क्लास में आपका रिवीजन संक्षेपण का मैं आपको कराऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि संक्षेपण आपको समझ में आई। यदि नहीं आई तो कमेंट करके आप हमें अवश्य रूप से बताइए, कमेंट करिए कि मैं अच्छा पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया। ठीक है, क्या आपको समझ में नहीं आया, वे सारी बातें आप कमेंट करके हमें अवश्य रूप से बताइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को अवश्य रूप से दबा दीजिएगा। ठीक है।